तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई धार दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रो अप जनता में। आज हम पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी के लिए एक ऐसे क्रांतिकारी नेता की जीवनी लेकर आए हैं जिन्होंने अपने विचारों ने भारत के आजादी की प्रक्रिया में बूस्टर का काम किया। इसी प्रकार भारत के महान क्रांतिकारियों की जीवनी जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। साल 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उसके बाद से भारत उनकी जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहनें थे, जिसमें 6 बहनें और 8 भाई थे। सुभाष चंद्र अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेंशव कॉलेजिएट स्कूल में की। इसके बाद उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। देशभक्ति की भावना का उदाहरण तो उनके शुरुआती जीवन में ही देखने को मिल गया था। बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और तभी सबको अंदाजा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं है। सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र थे जो हमेशा परीक्षा में अव्वल आते थे। 1919 में उन्होंने स्नातक किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन के जमाने में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि चौथा स्थान भी हासिल किया। लेकिन उन्मुक्त विचारों वाले सुभाष का मन अंग्रेजों की नौकरी में कहां लगने वाला था। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उसके बाद वह कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य बन गए। वह 1924 में कलकत्ता महानगर पालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के कांग्रेस स्वयंसेवकों से संपर्क के दौरान साम्यवाद का प्रभाव उनके ऊपर विशेष रूप से पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने विचार व चिंतन को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा। इसी दौरान उनके विचार तत्कालीन प्रमुख नेताओं से मेल नहीं खाते थे। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के वार्षिक हरिपुरा अधिवेशन तथा 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही साथ भारतीय स्वाधीनता संग्राम की मांग के अंतर्गत संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। कांग्रेस व उनके राजनैतिक विचारों में भिन्नता के फलस्वरूप 1939 में उन्होंने कांग्रेस को अपना त्यागपत्र दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक तथा किसान सभा की स्थापना के बाद 1941 में उन्होंने भारत छोड़ दिया ताकि स्वाधीनता संग्राम संबंधी अपने क्रांतिकारी योजनाओं को विश्व स्तर पर मूर्तिवान कर सके। इस संबंध में उन्होंने सोवियत यूनियन की मदद के बाद हिटलर से संपर्क किया। 1943 में उन्हें आजाद हिंद फौज का अध्यक्ष बनाया गया। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह तथा रास बिहारी बोस ने संयुक्त रूप से किया था। सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा, मलाया व सिंगापुर आदि के भारतीय युद्ध कैदियों को, जिनकी संख्या 60,000 से भी अधिक थी, आजाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया।
इस फौज का मुख्य उद्देश्य था कि हथियार के बल पर भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रूप देकर भारत को किसी भी सूरत में आजाद कराया जाए। उनके प्रसिद्ध नारे दिल्ली चलो व जय हिंद थे। जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को वो कारनामा कर दिखाया जो अभी तक किसी ने करने के बारे में सोचा तक नहीं था। उन्होंने आजादी से पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कर दिया कि अब भारत में उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आजाद हिंद सरकार के बनने से आजादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। करीब 8 दशक पहले 21 अक्टूबर 1943 को देश से बाहर अविभाजित भारत की पहली सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए ये अखंड भारत की सरकार थी। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आजाद हिंद सरकार का था। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। वित्त विभाग एस.सी. चटर्जी को, प्रचार विभाग S.A. अय्यर को और महिला संगठन कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार को 9 देशों की सरकारों ने अपनी मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। आजाद हिंद सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। आजाद हिंद फौज अपने प्रारंभिक दौर से ही सफलतापूर्वक गतिशील रही तथा इसकी अद्वितीय उपलब्धता रही कि इसके अंतर्गत सभी जातियों व धर्मों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाने वाले नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जा रहे विमान दुर्घटना में हुई, जो कि संदेहग्रस्त है। इस महान मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने वाले नेताजी की मृत्यु का रहस्य आज तक बरकरार है।